Hello everyone. Today we will take a look at the second law of thermodynamics. ठीक है भाई, second law of thermodynamics. ठीक है जी. तो पहले चीज़ ये चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि थर्मोकेमिस्ट्री जो है वो इसके बाद पढ़ाऊंगा, पहली चीज़. दूसरा चीज़ तुम कहोगे सर एक लॉ तो था एंड दैट वाज इनफ, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही एक बेसिकली रिफ्रेज किया हुआ वर्जन है. तो हमें इस वाले की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? वाई डू वी नीड इट? तो मैं तुमसे पूछूं कि जैसे कोई भी एक प्रोसेस हो रहा है ना, उसमें डेल्टा ई का जो चेंज है, उसमें जो हीट आई या गई, या उसने वर्क, सिस्टम ने वर्क किया या उस पर हुआ, ये अगर हमें पता है, दो भी चीज़ पता है तो हम तीसरी निकाल सकते हैं. दैट इज़ व्हाट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अलाउज अस टू डू. वो हमें इतना हेल्प कर पाता है कि हम ये चीज़ें जान पाए. लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि कोई प्रोसेस किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्यों जा रहा है, वो क्यों ऐसा होता है, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, यू विल नॉट बी एबल टू आंसर मी बेस्ड ऑन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. जैसे अगर मैं बोलूं कि दही, दूध को अगर उसमें दूध की दही जमती है, दही का दूध तो नहीं जमता है ना, ये ट्रू है. इस तरीके से बहुत से पानी ऊपर से नीचे गिरता है ना. और क्या कहते हैं, तुम्हारा टेम्परेचर, जैसे अगर तुम कप कोई चाय रखते हो तो थोड़ी देर बाद वो ठंडी हो जाती है, या आइस रखते हो तो थोड़ी देर बाद पिघल जाती है. तो ये सारे के सारे प्रोसेस जो हैं ये एक ही डायरेक्शन में. जैसे अगर आइस की बात करूं तो 0 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर पे आइस पिघलती है, ठीक है. तो ये हो क्यों रहा है? और वही पानी अगर मैं 0 डिग्री से नीचे कर दूं तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है. तो टेम्परेचर कम किया या ज़्यादा किया, उससे एक डायरेक्शन चला गया. मतलब लाइक टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 है तो दी आइस मेल्ट, है ना, आइस मेल्टेड, गॉट इट. लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ कि हमने टेम्परेचर और बढ़ाया और जो वाटर है वो फिर से आइस में कन्वर्ट हो गया. दिस इज द ऑपोजिट डायरेक्शन. नहीं हुआ, है ना भाई. ये नॉर्मल डायरेक्शन हो गया, ये इसका है, ये नॉट पॉसिबल. T ग्रेटर देन 0, या ऐसे लिख लो, आइस गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना. तो ये चीज़ें हैं कि डायरेक्शन क्यों है ऐसा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस. तो इस चीज़ को एक्सप्लोर करता और एक्सप्लेन करता हुआ जो लॉ है, दैट इज योर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है. अभी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, उससे पहले हम लिमिटेशंस लिख लेते हैं फर्स्ट लॉ के, कि फर्स्ट लॉ के लिमिटेशंस क्या क्या है. ठीक है, तो लिखो लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है भाई, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बता सकता है कि भाई अगर एनर्जी का एक्सचेंज हुआ है तो टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी. ठीक है, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी, लेकिन वो डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बता सकता. ठीक है, तो लिखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन टेल अस अबाउट द एनर्जी एक्सचेंज इन अ प्रोसेस. कैन टेल अस अबाउट द एनर्जी एक्सचेंज इन अ प्रोसेस. ठीक है, but it cannot predict the direction of any process. But it cannot predict the direction of any process. ठीक है, ये लिखा, लिखो. In nature a process is found to have a specific direction. But in nature a process is found to have a specific direction under certain circumstances. कुछ circumstances में, जैसे यहाँ पे देखो circumstance change किया तो ये हो रहा है, circumstance ये है तो ये हो रहा है ना, under certain circumstances या conditions, full stop.
इसमें स्पॉन्टेनिटी की डेफिनेशन लिखो, जो स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन होता है या इरिवर्सिबल डायरेक्शन होता है या नेचुरल डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से लिखना, इसी जो मैं लिमिटेशन लिखवा रहा हूँ उसी में ये चीज़ लिख लेना कि स्पॉन्टेनियस या नेचुरल या इरिवर्सिबल भी बोलते हैं इसको, प्रोसेस, ठीक है। इसके बारे में लिखो। बेसिक बात यह है कि जो पर्टिकुलर डायरेक्शन जो वो स्वतः ले लेता है, अपने आप से ही वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगता है, वो डायरेक्शन जो होता है दैट इज़ योर स्पॉन्टेनियस, नेचुरल और इरिवर्सिबल डायरेक्शन। गॉट इट। और वो जो प्रोसेस होता है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। तो इस वाले केस में वाटर से आइस बन रहा है, ये अपने आप से हो रहा है, हमें खुद से, हमें लाइक वी डोंट हैव टू पुट एनी एफर्ट इन टू डूइंग दिस। हमने टेम्परेचर कम कर दिया, अपने आप हो जाएगा, है ना। तो इसका नेचुरल या स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन हो गया, इसलिए ये जो प्रोसेस है ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इस डायरेक्शन में हुआ। इस केस में उल्टा, ठीक है। तो लिखो इसमें, इफ़ अ सिस्टम मूव्स अलोंग अ डायरेक्शन, if a system moves along a direction on its own, ठीक है, on its own, and system surroundings interactions, and system surrounding interactions without the help of any external agency, without the help of any external agency, then that direction is known as spontaneous direction. Then that direction is known as spontaneous direction, ठीक है। Then that direction is known as spontaneous direction, and the process is known as स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो जो डायरेक्शन है ये स्पॉन्टेनियस या नेचुरल डायरेक्शन है, और जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस या नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो आपने कहा कि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, आप यहाँ पे कह रहे हो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो अगेन ये इस केस में, इस कंडीशन में ये जो डायरेक्शन है इसका, और वाटर टू आइस जो प्रोसेस है ये स्पॉन्टेनियस है, और इस कंडीशन में आइस टू वाटर इज़ दी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। गॉट इट, ठीक है जी। अब नीचे लिखो, इसमें एग्जाम्पल्स लिख लो जो मैं बता रहा हूँ अभी, है ना, कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज नॉट, कैन नॉट प्रिडिक्ट द डायरेक्शन, ठीक है। तो लिखो, फर्स्ट लॉ या FLOT इज इनसफिशिएंट इन एक्सप्लेनिंग क्या क्या, जैसे एग्जाम्पल, नॉट दैट कि ये एग्जॉस्टिव लिस्ट है, देर आर सम एग्जाम्पल्स कि न्यूट्रलाइजेशन क्यों होता है एसिड और बेस का, ठीक है। इन एक्सप्लेनिंग न्यूट्रलाइजेशन, कॉमा, मेल्टिंग ऑफ आइस ग्रेटर देन 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये टेम्परेचर है T ग्रेटर देन 0 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर T लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस, ये जो यहाँ प्रोसेस लिखे हैं, बॉइलिंग ऑफ वाटर T ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, T ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस, कंबशन क्यों हो रहा है, फॉल ऑफ वाटर गिरता ही क्यों है ना, वाटर ऊपर क्यों नहीं बढ़ता, वाटर नीचे ही क्यों गिरता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, कूलिंग ऑफ अ हॉट बॉडी, फ्री एक्सपेंशन ऑफ अ गैस एंड मिक्सिंग ऑफ अ गैस, फ्री एक्सपेंशन ऑफ अ गैस एंड मिक्सिंग ऑफ अ गैस। तो लिमिटेशन हमें समझ में आ गई कि लिमिटेशन क्या है और स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन क्या है, और कुछ एग्जाम्पल हमें समझ में आ गए। अब हमें जो जानना है वो क्या है कि तुम्हारे सेकेंड लॉ के लिए, या यूँ कह लो कि जो स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन है, अब what are the factors which lead to that direction, ठीक है ना। तो एक फैक्टर जो है जो बिल्कुल समझ में आता है, दैट इज एनर्जी, ठीक है ना, या एंथैल्पी समझ लो, एनर्जी चेंज या एंथैल्पी चेंज। अगर किसी प्रोसेस से हीट निकल रही है, मतलब यूँ समझो, नेचर वांट्स एवरी सिस्टम टू हैव एज लो एनर्जी एज पॉसिबल। अगर उसकी इंटरनल एनर्जी या उसकी एंथैल्पी या कम हो रही है, मतलब उसने एनर्जी रिलीज कर दी, बाहर फेंक दी, तो क्या होगा, उसकी एंथैल्पी या एनर्जी, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो गई तो क्या हो गया, सिस्टम की एनर्जी एज अ होल डिक्रीज हो गई है।
वो सिस्टम ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। तो एनर्जी का जो फंडा है वो समझ में आता है कि हाँ भाई, अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो डेफिनेटली दैट प्रोसेस नीड्स टू बी स्पॉन्टेनियस, है ना। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि कुछ मतलब जो जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती है वो प्रोसेस भी स्पॉन्टेनियस होते हैं। जैसे अगर तुम कभी देखना अपना एग्जाम्पल या एक्सपेरिमेंट करके, एक्सपेरिमेंट तो ज़्यादा कुछ नहीं है, गर्मियों में तुम ग्लूकॉन डी पीते होगे, ठीक है। वैसे ग्लूकॉन डी नहीं पीना चाहिए, उसके भी मैं बारे में किसी दिन बताऊंगा तुमको। दैट शुगर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रॉड्स, ठीक है, इन रीसेंट टाइम्स, जिसने लोगों की जो हेल्थ है वो बहुत ख़राब करी है, ठीक है। तो नॉट टॉकिंग अबाउट इट राइट नाउ ड्यूरिंग दिस लेक्चर, ठीक है। बट कंसिडर कि शुगर इज़ मोर हार्मफुल देन ऑयल एंड फैट, ठीक है। तो जो तुमको बोलते हैं ना ऑयली खाना मत खाओ, घी मत खाओ, ये मत खाओ, वो गलत है, ठीक है। उसका जीता जागता उदाहरण मैं हूँ, क्योंकि मैंने अपना ये कार्ब्स और ये जो शुगर डाइट को मतलब काइंड ऑफ कंट्रोल किया, तो आई लॉस्ट 7 kgs विदाउट एनी एफर्ट, ठीक है। एनीवे, सो उसके बारे में कभी और आराम से डिटेल में बताऊंगा, बट राइट नाउ एनर्जी इज़ द फैक्टर, ठीक है। तो ग्लूकोज को अगर तुम पानी में मिलाते हो ना, थोड़ा सा पानी मिला उसमें ग्लूकोज मिलाना, तुम देखोगे कि पानी का ना टेम्परेचर डाउन हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्लूकोज ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी है, इसलिए पानी का टेम्परेचर या पूरे सोल्यूशन का टेम्परेचर कम हो गया, ठीक है ना। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, उसके बावजूद भी घुल रहा है। घुलना मतलब उसका जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या हुआ, घुलना, डिसोल्यूशन, है ना। तो वो हो रहा है, वो भी हो रहा है, कुछ ना कुछ कारण से हो रहा होगा, ठीक है। तो हमें ये समझ में आया कि एनर्जी इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, बट इट इज़ नॉट दी ओनली फैक्टर। क्यों? क्योंकि अगर एनर्जी ही ओनली फैक्टर होता तो सिर्फ और सिर्फ एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते, एंडोथर्मिक प्रोसेस नहीं होते, ठीक है। तो लिखो फैक्टर्स गवर्निंग द डायरेक्शन ऑफ अ प्रोसेस, फैक्टर्स गवर्निंग डायरेक्शन ऑफ अ प्रोसेस। तो फर्स्ट फैक्टर लिखो, एनर्जी कैन बी अ फैक्टर, एनर्जी कैन बी अ फैक्टर बिकॉज, ठीक है, एनर्जी कैन बी अ फैक्टर। तो इसमें लिखना टू अचीव स्टेबिलिटी। मैंने भी बताया क्या कि नेचर वांट्स एवरी सिस्टम टू हैव एज लो एनर्जी एज पॉसिबल। जैसे मान लो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इसका देखो, ये अगर मैं ऐसे खड़ा करूँ तो इसकी टेंडेंसी क्या है, गिरने की है। तो इसका मास जो होता है, सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पे होगा। अभी तक तुमने शायद सेंटर ऑफ मास पढ़ा है कि नहीं पढ़ा फिजिक्स में, हो सकता है शायद पढ़ लिया हो। तो इस पूरे के पूरे उसका मास अगर मैं कंसिडर करूँ एक पॉइंट पे, तो यहाँ कहीं पे होगा। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी। मतलब लेट्स से ये हाइट जो है ना, इतनी हाइट, दिस हाइट इज़ लेट्स से 10 सेंटीमीटर्स। तो 10 सेंटीमीटर हाई है, तो mgh तुमको याद होगा पोटेंशियल एनर्जी, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। अगर मैं इसी को ऐसे रख दूँ, अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी शायद पहले से 1/20 होगी, तो पहले से कम हो गई ना, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। ये तो कहीं नहीं गिर रहा ना, देखो, जबकि मैं इसको ऐसे कर रहा था तो ये गिर रहा था, है ना। तो ये चाहता है कि हायर एनर्जी से ये लोअर एनर्जी में आए, है ना, और ये ऑलरेडी लोअर एनर्जी में है, ठीक। तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का जो फंडा है वो लोअर एनर्जी से है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, लोअर द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम हायर इज इट्स स्टेबिलिटी एंड वाइस वर्सा। तो लिख लो इसमें, एनर्जी कैन बी अ फैक्टर, ठीक है। नेचर वॉन्ट्स एवरी सिस्टम टू हैव एज लो एनर्जी एज पॉसिबल, ठीक है, फुल स्टॉप। द लोअर द एनर्जी, ठीक है, द लोअर द एनर्जी द मोर स्टेबल द सिस्टम, तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए बेसिकली नेचर ऐसा चाहता है, ठीक है। इसमें लिख लो एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन से होते हैं, जिसमें हीट रिलीज हो रही होती है, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इसमें डेल्टा एच जो होता है वो लेस देन 0 होता है, ध्यान रखना। और एंडो जो होता है, डेल्टा एच जो है उसका ग्रेटर देन 0 होता है। ये भी स्पॉन्टेनियस होते हैं और ये वाले भी स्पॉन्टेनियस देखे गए हैं। सॉरी, ये शुड बी नॉन स्पॉन्टेनियस अकॉर्डिंग टू एनर्जी फैक्टर, इट शुड बी नॉन स्पॉन्टेनियस अकॉर्डिंग टू द एनर्जी फैक्टर, लेकिन ये वाले देखे गए हैं। तो लिखो इसमें, ठीक है, ऑल एक्सोथर्मिक प्रोसेस शुड बी स्पॉन्टेनियस अकॉर्डिंग टू दिस एनर्जी फैक्टर। ऑल एक्सोथर्मिक प्रोसेस शुड बी स्पॉन्टेनियस, ऑल एंडोथर्मिक शुड बी
नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगेन ऐसे एंडोथर्मिक प्रोसेस जो कि स्पॉन्टेनियस है वो भी स्पॉट किए गए हैं। तो लिखो इसमें एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस मतलब इसके लिए, तो इसमें लिखो मेल्टिंग ऑफ आइस अबाउ 0 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग ऑफ आइस अबाउ 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो पहला क्या है, मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम देखो तो डेल्टा एच जो है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होगी तभी तो मेल्ट हो रहा होगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। अगर तुम डेल्टा ई की बात करो तो डेल्टा ई भी बढ़ रहा है। तो मैंने तो अभी बोला कि भाई कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस तब होगा जब उसकी एनर्जी कम हो रही होगी सिस्टम की, लेकिन यहाँ पर सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है, ये पॉसिबल है, ये है, हो रहा है। वेपराइजेशन ऑफ वाटर, ठीक है, वेपराइजेशन ऑफ वाटर, ठीक है, ये क्या होता है, ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसमें भी अगर तुम देखो तो डेल्टा एच जो है वो ग्रेटर देन 0 है, डेल्टा ई भी ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, नेक्स्ट स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर। अगर तुम देखो स्प्रेडिंग, अगर इंक की स्प्रेडिंग है तो इसमें कोई एनर्जी का एक्सचेंज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा हो रहा है ना। तुम इंक कभी, वैसे तो अब इंक पेन तुमने शायद यूज़ ही ना किए हो कभी, लेकिन ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा एच भी 0 है और डेल्टा ई भी 0 है। ठीक है, इसी तरीके से लिख सकते हो मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, सेम केस है, मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस। फोर्थ वाला एंडोथर्मिक सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, एंडोथर्मिक सोल्यूशन, डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन लिखो, एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। इसमें डेल्टा एच और डेल्टा ई दोनों ग्रेटर देन 0 है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हालांकि ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, लेकिन अगेन दे आर गुड एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो क्योंकि देखा गया कि एनर्जी डेफिनेटली एक फैक्टर, बट इट इज़ नॉट दी ओनली फैक्टर, है ना, तो कुछ ना कुछ और फैक्टर इसमें होगा। तो लिखो इट वॉज कंक्लूडेड दैट एनर्जी इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर स्पॉन्टेनिटी, एनर्जी इज एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस फॉर स्पॉन्टेनिटी, बट इट इज़ नॉट दी ओनली फैक्टर। एनर्जी इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर लिखो, मैंने कुछ अलग बोल दिया सर। एनर्जी इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फॉर स्पॉन्टेनिटी, बट इट इज़ नॉट दी ओनली फैक्टर। ठीक है, तो लिखो इसमें नेक्स्ट, सो देयर मस्ट बी अनदर फैक्टर, सो देयर मस्ट बी अनदर फैक्टर विच मस्ट बी गवर्निंग, देयर मस्ट बी अनदर फैक्टर which must be governing these processes, which must be governing these processes। ठीक है, तो वो फैक्टर क्या था, उस फैक्टर को क्या कहते हैं, देखो अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस क्या है तुम्हारा सॉलिड है, तो सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास पास हैं, जब वो मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो रहा है तो थोड़े दूर दूर हो जा रहे हैं, तो एक तरीके से उनका रैंडम मोशन जो है वो बढ़ जा रहा है, रैंडमनेस बढ़ जा रही है ना, डिसऑर्डरलीनेस बढ़ जा रही है। ठीक, अभी इसका नाम क्या होगा वो मैं बताऊंगा, लेकिन डिसऑर्डरलीनेस बढ़ रही है कि नहीं भाई। अगर पहले तो सॉलिड था तो सारे के सारे अपनी जगह पे थे, अभी लिक्विड हो गया तो दे कैन मूव अराउंड। यहाँ पर वेपराइजेशन ऑफ वाटर की बात करो, यहाँ पर क्या है, वाटर लिक्विड फॉर्म में है तो उसकी डिसऑर्डरलीनेस एक लेवल की है, लेकिन जैसे ही वेपराइज हो गया गैस बना तो उसकी डिसऑर्डरलीनेस और बढ़ गई, तो यहाँ पर भी डिसऑर्डरलीनेस बढ़ रही है। तो अगर तुम चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो डिसऑर्डरलीनेस, मैं ऐसे डिस करके लिख रहा हूँ इसको, है ना, डिसऑर्डरलीनेस इज ग्रेटर देन 0, मतलब बढ़ रही है, या डेल्टा डिसऑर्डरलीनेस यहाँ पर भी बढ़ रहा है। अगर तुम स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर देखो तो इंक क्या है, अगर मान लो उसका एक बूंद है, आया नया उजाला 4 बूंदों वाला, याद देखा है ना, वो जब ऐसे 4 उजाला की बूंदें टपकती हैं तो वो पूरी के पूरे पानी में घुल जाती हैं, है ना, तो यू हैव सीन दैट। तो हुआ क्या वहाँ पे, जो एक बूंद थी उसमें जो पार्टिकल्स ऑफ दैट इंक और ब्लू जो थे वो सारे के सारे क्या कर रखे थे, देवर कॉन्सेंट्रेटेड, उसमें उनका ऑर्डर जो था वो, या डिसऑर्डरलीनेस थी वो एक लेवल पे थी, है ना, मैं कम ज़्यादा नहीं बोलना चाह रहा, वो एक लेवल पे थी। लेकिन जैसे ही वो पानी में गिरा तो
तो अभी वो दे कैन मूव अराउंड एनीवेयर, तो उनकी डिसऑर्डरलीनेस बढ़ गई। तो अगर तुम देखोगे तो इस वाले केस में भी डिसऑर्डरलीनेस बढ़ गई है, ठीक है। फोर्थ वाला क्या था तुम्हारा, मिक्सिंग ऑफ गैसेस, उसमें भी देखोगे तो डिसऑर्डरलीनेस बढ़ जाएगी। और अगर तुम डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट की बात, सॉरी ग्लूकोज की बात करोगे तो उसमें भी डिसऑर्डरलीनेस बढ़ जाएगी। तो ये ट्रू है इन सब के लिए। इसका मतलब रैंडमनेस, डिसऑर्डरलीनेस इज अनदर फैक्टर, ठीक है। तो लिखो इन ऑल द अबव केसेस इट इज ऑब्जर्व्ड in all the above cases it is observed that randomness comma random motion or disorderliness, randomness comma random motion or disorderliness of the molecules, disorderliness of the molecules is increasing, hence randomness was, है ना, randomness was chosen as the, yeah, found to be as the second factor, ठीक है। ये सारे के सारे केस में तुम देख ही सकते हो, ठीक। दिस randomness factor is called entropy, दिस randomness factor is called entropy। तो entropy इस disorderliness के मेजर को कहते हैं, है ना, कि कितना डिसऑर्डरलीनेस है। मान लो लेट्स से कि एक डिसऑर्डरलीनेस है, अभी वो थोड़ा सा और डिसऑर्डरली हो गया, तो एक से कितना गया, 2 3 4 5 कहाँ तक गया, है ना। तो हम उसको क्वांटिफाई करते हैं, इस डिसऑर्डरलीनेस को क्वांटिफाई करते हैं और उस क्वांटाइजेशन को, या सॉरी क्वांटिफिकेशन को, नॉट क्वांटाइजेशन, क्वांटिफिकेशन को हम एंट्रोपी कहते हैं, ठीक है। तो दिस रैंडमनेस फैक्टर इज कॉल्ड एंट्रोपी, ठीक है। तो उसमें लिखो सेकेंड फैक्टर, इट इज़ ऑब्जर्व्ड, सेकेंड फैक्टर, पहला फैक्टर एनर्जी था, सेकेंड फैक्टर लिखो, इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट नेचर ट्राइज टू डिस्ट्रीब्यूट, it is observed that nature tries to distribute energy and matter uniformly, tries to distribute energy and matter uniformly, ब्रैकेट में लिखना randomization, ठीक है। अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, इसका तुमको स्टेटमेंट लिखवाते हैं, है ना, और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसकी बात करते हैं। लिखो इसमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ, अब फाइनली ये भाई साहब आ रहे हैं, मतलब अभी तक जो हम बता रहे थे वो सब काफ़ी सारी कहानी थी इसके पीछे, है ना। तो इसमें लिखो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स is constantly increasing, entropy of the universe is always, yeah, entropy of the universe is constantly increasing, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर ये क्या चीज़ है, मतलब अभी तक तो आपने एंट्रोपी बताया था, एंट्रोपी हमें बताया, और एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ। भाई देखो, अगर तुम देखोगे यूनिवर्स में प्रोसेसेस आर हैपनिंग ऑन देयर ओन, है ना, वो अपने आप होते जा रहे हैं, स्पॉन्टेनियस, तो बहुत सारी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है भाई। जितनी जो गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, वो बहती हुई आ रही हैं, पहाड़ों से नीचे गिर रही हैं, गिर के सीधे सागर तक जाती हैं, है ना, इंडियन ओशन, सॉरी बे ऑफ बंगाल तक जाती हैं। तो मतलब क्या कहते हैं, तो ये भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना, और ये तो हो ही रहा है, लगातार हो रहा है, पता नहीं कब से हो रहा है ना, लाखों मे बी करोड़ों सालों से हो रहा होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि, और ऐसे प्रोसेस में तो सिर्फ पृथ्वी की बात कर रहा हूँ, यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में अगर कहीं पे भी देखोगे तो ऐसे प्रोसेस बहुत सारे हो रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहे हैं तो एंट्रोपी डेफिनेटली इंक्रीज करी होगी, क्योंकि यहाँ जितने भी मैंने प्रोसेस बताए थे सारे में एंट्रोपी इंक्रीज कर रही थी। तो तुम कह सकते हो कि यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रही है, ठीक है। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स जो होती है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, डेल्टा एस यूनिवर्स, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा एस सिस्टम। भाई यूनिवर्स किस किस से मिलके बना है, अगर थर्मोडायनेमिक्स के टर्म्स में पूछूं तो डेल्टा एस प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, ये जो दोनों के दोनों हैं,
भाई या तो भाई सिस्टम होगा और सिस्टम के अराउंड जो कुछ बचता है यूनिवर्स में वो सराउंडिंग है, तो यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो अगर यूनिवर्स का डेल्टा एस जानना है तो इसका डेल्टा एस और इसका डेल्टा एस का सम हो जाएगा। और अगर तुम देखोगे दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ऑलवेज नहीं मतलब दिस इज ग्रेटर देन जीरो फॉर अ प्रोसेस नहीं बोल रहा हूँ, ये किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये इन जनरल है, तुम्हारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो गया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। क्लियर हो गई ये बात, ध्यान रखना है, ये किसी प्रोसेस के लिए नहीं है। कहीं तुम्हें इसको गलती से लिखना लो तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे नॉट फॉर अ पर्टिकुलर प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि तुम देखोगे कि पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए डेल्टा एस यूनिवर्स ज़ीरो भी होता है, ठीक है, यूजुअली जो रिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं, ठीक। तो लिखो फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, दिस इज ट्रू फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। तो ये किसके लिए ट्रू है, दिस इज ट्रू फॉर स्पॉन्टेनियस ठीक है। नेक्स्ट लिखो इसमें हियर एस हियर एस इज द एंट्रोपी, here S is the entropy which is the measure of randomness or disorderliness, which is here S is the entropy which is the measure of randomness or disorderliness, full stop। अब इसके बारे में क्या क्या जानना ज़रूरी है कि भाई डेल्टा S या S की अगर हम बात करें तो भाई ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये स्टेट फंक्शन है और ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है ये दोनों चीज़ें इसके बारे में, ठीक है। इट इज़ अ स्टेट फंक्शन एंड ठीक है। ये ds ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है, मैथमेटिकली लिखो, मैथमेटिकली मैथमेटिकली ये ट्रू है, ठीक है। सिस्टम के लिए लिखोगे तो ये हो गया, सराउंडिंग के लिए लिखोगे तो वो मैं बता दूंगा, वो हमें भी हम वो करेंगे क्या कहते हैं इसे डिराइव करेंगे, है ना। तो लिखो इसमें ये हो गया, या फिर अगर मैं इसको डेल्टा एस लिखूँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, टी कॉन्स्टेंट नहीं है इसलिए मैंने उसको इसके बाहर नहीं लिया, अदरवाइज बाहर ले लेता। तो ज़रूरी नहीं है कि टी कॉन्स्टेंट हो, हर जगह नहीं होता, ठीक है। तो लिखो इसमें डी क्यू बाई टी। अब ये जो फंक्शन है, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसे नोट करके लिख लो, क्योंकि ये जो डी क्यू बाई टी है ये स्टेट फंक्शन होता है, दिस इज़ अ स्टेट फंक्शन, डेल्टा एस अलग है, ये जो है दिस इज स्टेट फंक्शन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस ओनली, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस ओनली, ठीक है। और जो ds है, अगर इसको डीकंस्ट्रक्ट करोगे तो ds इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी क्यू एंड ds इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t। क्लियर होगी बात, गॉट इट, ठीक है। तो लिखो इस चीज़ को एट हायर टेम्परेचर, देखो अगर तुम टेम्परेचर हाई कर दोगे तो जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो भी पार्टिकल्स हैं उस सिस्टम के, उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी ऑलरेडी, और अगर ज़्यादा होगी तो डिसऑर्डरलीनेस ऑलरेडी ज़्यादा होगी, है ना। तो इस चीज़ को लिखो एट हायर टेम्परेचर एंट्रोपी इज़ ऑलरेडी हाई, एंट्रोपी इज़ ऑलरेडी हाई, देयरफॉर अगर हम हायर टेम्परेचर पे हीट को और ऐड करते हैं तो रैंडमनेस या जो एंट्रोपी है उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो लिख लो इसको, देयरफॉर heat addition at higher temperature, therefore heat addition at higher temperature will not introduce much change in entropy, will not introduce much change in entropy, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन, ठीक है। तो इसमें कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी,
ये इस पे ही हमारा बाकी जितना भी पार्ट बचा है अभी लेक्चर का, वो सारा का सारा पार्ट सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशंस में जाएगा, किन किन अलग अलग प्रोसेसेस में। ठीक है, तो एक जेनरिक फार्मूला पहले डिराइव करेंगे, फिर अलग अलग प्रोसेसेस की बात करेंगे। तो देखो भाई, अगर मान लो एक स्टेट है स्टेट ए और एक स्टेट है स्टेट बी, ठीक है, अगर मान लो यहाँ से यहाँ हम रिवर्सिबल प्रोसेस से जा रहे हैं और यहाँ से यहाँ हम एक इरिवर्सिबल प्रोसेस से जा रहे हैं, ठीक है जी, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग डेल्टा एस क्या होगा, डेल्टा एस रिवर्सिबल होगा, और इसके करस्पॉन्डिंग जो क्यू होगी वो क्यू रिवर्सिबल होगी, और इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी या ये होगा ये डेल्टा एस इरिवर्सिबल होगा। यहाँ देखो ये दोनों की दोनों जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये या IRR लिख लो ना, बस इतना काफ़ी तो है, इर, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है सिस्टम के लिए लिखा है, ध्यान रखना, ये दोनों के दोनों जो है ये सिस्टम के लिए लिखा है मैंने, क्योंकि हमें सराउंडिंग का भी कैलकुलेट करना है, ध्यान रखना, हमें सराउंडिंग का भी कैलकुलेट करना है। तो सराउंडिंग का कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस सिस्टम, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो डेल्टा एस सिस्टम इसको बना लो, इसमें लिखो सिंस एस इज अ स्टेट फंक्शन, अगर एस स्टेट फंक्शन है तो चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, दोनों ही सूरतों में डेल्टा एस इक्वल होना चाहिए, है ना। तो लिखो एज एस इज अ स्टेट फंक्शन, एज एस इज अ स्टेट फंक्शन, देयरफॉर इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, देयरफॉर इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ठीक है। तो ये चीज़ ट्रू होनी चाहिए, गॉट इट, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और एक जेनरिक फार्मूला जो है वो है कि भाई ए से बी, अगर मैं डेल्टा एस की बात करूं, डेल्टा एस, तो उसको मैं लिख सकता हूं ए से बी की तरफ जाएगा डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। ये बाय डेफिनेशन है, इसमें जो इरिवर्सिबल वाली हीट है उसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ रिवर्सिबल वाली हीट का लेना देना है, ठीक है जी। क्लियर होगी बात। तो ये रिवर्सिबल पाथ के लिए, ठीक है। देखो एंट्रोपी कैलकुलेशन फॉर एन आइडियल गैस, एंट्रोपी कैलकुलेशन फॉर एन आइडियल, देखो भाई ये तो एक जेनरिक वो दिखाया मैंने ना, अभी आइडियल गैस की हम बात करेंगे, अंडरगोइंग अ प्रोसेस, चाहे वो रिवर्सिबल हो चाहे वो इरिवर्सिबल हो, है ना। तो लिखो एंट्रोपी कैलकुलेशन, तो फर्स्ट जो आता है हमारे हिस्से में दैट इज कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस फॉर एन आइडियल गैस अंडरगोइंग अ प्रोसेस। अभी यहाँ पे कोई प्रोसेस बताया नहीं कौन सा है, क्योंकि मैंने क्या कहा था, एक जेनेरिक फार्मूला हम यहाँ पर डिराइव करेंगे, ठीक है जी। तो लिखो इसमें यही चीज़, ठीक है। और इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, नहीं इसको ग्रीन से लिखते हैं। अगर मैं बात करूँ, ये P1 है, ये V1 है और ये T1 है, P2 T2, अरे P2 V2 T2, T2 तो नाम भी होता है ना भाई, है ना, ठीक है, किसी घर का नाम तो नहीं है T2, ठीक है। तो लिखो एज S इज़ अ स्टेट फंक्शन, इट विल नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, हेंस सिस्टम के लिए बोल रहा हूँ, डेल्टा एस इरिवर्सिबल सिस्टम विल बी इक्वल टू डेल्टा एस रिवर्सिबल सिस्टम, ठीक है जी। क्लियर होगी बात। एंड दिस विल बी इक्वल टू गॉट इट, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल पाथ के लिए हो गया। तुम बोलोगे सर ये रिवर्सिबल पाथ के लिए ये तो ऐसे इसमें दिखा रहा है, ये क्या चीज़ है, ठीक है, ये इसके लिए भी बताऊंगा मैं। सिस्टम के लिए है
चाहे इरिवर्सिबल हो चाहे रिवर्सिबल हो, उसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि आगे ये रिवर्सिबल पाथ के लिए तो मैंने बताया था, है ना, और डेल्टा एस रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों इक्वल ही होंगे बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो ये जो फॉर्मूला है, ये दिस फॉर्मूला, दिस इज़ वैलिड फॉर रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल, लेकिन यहाँ पर जो रहेगा दोनों फॉर्मूले में वो यही रहेगा, रिवर्सिबल। देख रहे हो ना, यहाँ पे दोनों के दोनों इक्वल है एंड दे आर इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी का इंटीग्रेशन। कभी ऐसा नहीं होगा कि डी क्यू इरिवर्सिबल का इंटीग्रेशन हो रहा हो, कभी नहीं होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा भाई? फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम FLOT भाई, डेल्टा ई नहीं, DE इज इक्वल्स टू DQ प्लस DW। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, DQ इज इक्वल्स टू डेल्टा DE माइनस DW, ठीक है। DW को हम क्या लिख सकते हैं, PdV, ठीक है। तो अगर मैं इसको रिवर्सिबल के लिए लिखूं तो फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस क्या हो जाएगा, DQ रिवर्सिबल विल बी इक्वल टू DE माइनस P गैस, क्योंकि देखो रिवर्सिबल के लिए जो P एक्सटर्नल होता है इज इक्वल्स टू P गैस, ये ध्यान रखना। ये रिवर्सिबल, मैं कल वाले लेक्चर, उससे पहले वाले लेक्चर्स में भी ये बता चुका हूँ, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस ये ट्रू होता है, तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें ध्यान से, इसी चीज़ को मैं ये फॉर्मूले में डाल रहा हूँ, ये चीज़ को मैं यहाँ डाल रहा हूँ, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, डेल्टा S रिवर्सिबल, ठीक है, सिस्टम की बात हो रही है, इज इक्वल्स टू A2B DE माइनस प्लस PdV। ये P गैस है, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख के छोड़ रहा हूँ ऐसे ही, ठीक है। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, देखो DE को मैं लिख सकता हूँ NCV डेल्टा T, सॉरी NCV DT, हाँ है ना। अच्छा, A से B अगर टेम्परेचर का वेरिएशन देखें तो A से B कहाँ है, टेम्परेचर T1 से T2 है। अच्छा, प्लस PdV अपॉन T। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, P बाई T की बात हो रही है ना, अगर PV इक्वल्स टू nRT है, तो अगर मैं इसमें से फॉर्मूला निकालूँ तो P अपॉन T इज इक्वल्स टू nR अपॉन V आएगा। इसको मैं यहाँ रख सकता हूँ, हाँ है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस वाले को अगर तुम देखो तो ये आएगा, सिंपल सीधे सीधे लिख रहा हूँ, NCV ln T1 to T2 प्लस, अब यहाँ पे P बाई T को क्या लिख सकता हूँ मैं, nR अपॉन DV अपॉन V, और V A से B के बीच में, A से B के बीच में वॉल्यूम कहाँ से कहाँ जा रही है, V1 से V2 तक, ठीक है जी। अब अगर ये आ गया एक बारी तो थोड़ा सा स्पेस चाहिए, यहाँ से ले लेते हैं उधार, नहीं इसको आगे यहाँ कर रहा हूँ, हाँ। तो यहाँ पर अगर देखें हम, डेल्टा S रिवर्सिबल सिस्टम का जो आ रहा है दैट इज़ कमिंग आउट टू बी NCV। अब यहाँ पे T1 T2 डालोगे तो NCV ln T2 अपॉन T1 आ जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या है, nR ln V2 अपॉन V1 सीधे कर देते हैं, क्योंकि वही उसकी लिमिट्स डालनी है। तो ये जो यहाँ फॉर्मूला मैंने लिखा है भाई, ये यूनिवर्सल फार्मूला है, ये हर प्रोसेस में एप्लीकेबल है, ठीक है, हर प्रोसेस में एप्लीकेबल है। गॉट इट। किस प्रोसेस में कैसे होगा वो हम देखेंगे, लेकिन ये जेनरिक फार्मूला है, यूनिवर्सल फार्मूला है, हर प्रोसेस में एप्लीकेबल है, रिवर्सिबल हो, इरिवर्सिबल हो, आइसोथर्मिक हो, आइसोबारिक हो, आइसोकोरिक हो, एडियाबैटिक हो, 6 के 6 लिख लेना है यहाँ पे लिख लेना कि इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल दीज प्रोसेसेस। और एक सेकेंड, डेल्टा एस रिवर्सिबल और क्या बोला था, हाँ, क्योंकि S जो होता है वो स्टेट फंक्शन होता है ना, तो
डेफिनेटली इन सारे प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करेगा। दैट्स व्हाट आई मीन टू से। ठीक है जी, लिखो इसे। दिस इज वैलिड फॉर ऑल द प्रोसेसेस, दिस इज वैलिड फॉर ऑल द प्रोसेसेस, ब्रैकेट में लिखना आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, एवरी वन ऑफ देम। ठीक है, अब हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ सराउंडिंग, डेल्टा एस सराउंडिंग। यहाँ पर जो हम बात करेंगे, अब बात करेंगे हम डेल्टा एस सराउंडिंग। ठीक है, तो डेल्टा एस सराउंडिंग किस तरीके से निकाला जाएगा। ठीक, ये सारा का सारा मैं मिटा रहा हूँ। ये जो गैस के लिए लिखा था ना, आइडियल गैस के लिए, वही वाला मैं सराउंडिंग के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ, सराउंडिंग के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ। तुम अगर देखोगे डेल्टा एस सराउंडिंग जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू डी क्यू सराउंडिंग अपॉन टी, ऐसा कुछ होना चाहिए। मैं अभी इसके बारे में सब चीज़ें लिखवाऊंगा, बट ऐसा होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि अगर फर्स्ट लॉ के या लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करो कि सिस्टम ने अगर हीट दी है तो किसको दी, सराउंडिंग को। तो अगर सिस्टम ने हीट दी है, अगर सिस्टम ने हीट दी है तो सिस्टम ने हीट दी है तो वो हीट नेगेटिव हो गई सिस्टम के लिए, लेकिन मिली किसको, सराउंडिंग को, तो वही हीट सराउंडिंग के लिए पॉजिटिव हो जाएगी। अगर सिस्टम को हीट मिली है तो कहाँ से मिली, सराउंडिंग से, तो जो सिस्टम को हीट मिली है उस सिस्टम के लिए तो पॉजिटिव हो गई, लेकिन जो सराउंडिंग के लिए वो हीट कैसी होगी, नेगेटिव। ठीक है, तो लिखो एज द सराउंडिंग इज एन इन्फिनिट हीट रेजर्वा, मतलब ये रेजर्वा समझते हो, फ्रेंच वर्ड है, रेजर्वायर भी बोलते हैं लोग। ठीक है, तो तुम्हें जो बोलना बोल लो, क्योंकि हम फ्रेंच नहीं हैं। ठीक है, लेकिन अगर सही में इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन तुम्हें जानना है तो रेजर्वा। ठीक है, तो एज द सराउंडिंग इज एन इन्फिनिट हीट रेजर्वा, ठीक है, हेंस एज द सराउंडिंग इज एन, अब ये इन्फिनिट हीट रेजर्वा का मतलब क्या है भाई, तुम जैसे मान लो आग लगा रहे हो, है ना, कहीं पे किसी खेत वेत के आसपास में कहीं पे आग लगा रहे हो, उसके आसपास टेम्परेचर बढ़ जाता है, तुम बोलोगे हाँ सर टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर तुम देखोगे यूनिवर्स की जो टेम्परेचर है उस पर ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है ना। तो हम ये कहते हैं कि जो हीट है, जो एनर्जी है यूनिवर्स की, वो कांस्टेंट है। तो हम कहीं से भी कोई हीट वीट जो भी कुछ वो कर लें, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा यूनिवर्स के टेम्परेचर पे। ठीक है, या टर्बुलेंस नहीं आएगी उसमें। ठीक है, टर्बुलेंस का मतलब क्या होता है कि वो इरिवर्सिबल नहीं होगा प्रोसेस। ठीक है, तो लिखो एज द सराउंडिंग इज एन इन्फिनिट हीट रेजर्वा, एज द सराउंडिंग इज एन इन्फिनिट हीट रेजर्वा, देयर इज no amount of heat given, there is no amount of heat given to the surrounding, no amount of heat given to the surrounding can cause turbulence in it, can cause turbulence in it, full stop. Hence all heat exchanges with surrounding are considered to be reversible. ये ध्यान रखना, जो भी यहाँ पे सराउंडिंग का हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं ये रिवर्सिबल ही होगा, मतलब गिवन है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक, हेंस ऑल हीट एक्सचेंजेस विद सराउंडिंग्स आर कंसिडर्ड टू बी रिवर्सिबल। ठीक है, ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है ये तुम्हें पता होना चाहिए, लेकिन क्योंकि सराउंडिंग्स के लिए अगर हम देखें कि डी क्यू सराउंडिंग विल ऑलवेज बी इक्वल टू डी क्यू सिस्टम, ये ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि जो सराउंडिंग हीट देगा वो सिस्टम हीट लेगा, ये जो सिस्टम हीट देगा वो सराउंडिंग हीट लेगा, तो एक का गेन दूसरे का लॉस, दूसरे का लॉस दूसरे का गेन पहले का लॉस, है ना। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी क्यू सिस्टम बाय टी ए टू। ठीक है, तो लिखो फॉर सराउंडिंग
डी क्यू इज इक्वल टू माइनस डी क्यू सिस्टम, ठीक है, डेल्टा एस इक्वल टू दिस। अब इसमें क्या है, सिंस हमने क्या बोला अभी, हीट रिजर्वायर है ना, सिंस टी इज़ कांस्टेंट, भैया कितना भी हीट इधर उधर हो जाए यूजुअली जो टेम्परेचर रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो हम क्या कह सकते हैं इसको कि दिस इज इक्वल टू -1/T डी क्यू सिस्टम A to B। तो अगर तुम देखोगे तो ये क्या आएगा, माइनस डेल्टा क्यू, या सॉरी माइनस डेल्टा क्यू नहीं, माइनस क्यू सिस्टम अपॉन टी, ठीक है, ये फॉर्मूला रहेगा। गॉट इट, ठीक है। तो या फिर तुम इसको ये भी लिख सकते हो, ठीक है, इसका मतलब ये भी होता है, दिस मीन्स दिस एज वेल, ठीक है जी, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दिस इज, गॉट इट। तो ये कर सकते हैं। अब आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अगर हम बात करें तो आइसोथर्मल प्रोसेस या तो रिवर्सिबली हो सकता है या फिर इरिवर्सिबली हो सकता है। तो हमको देखना है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में तुम्हारा क्या कहते हैं इसको, तुम्हारा जो सिस्टम की डेल्टा एस है वो कितना है, और हम साथ में सराउंडिंग का भी कैलकुलेट करेंगे और फिर हम यूनिवर्स का भी कैलकुलेट करेंगे। तो हमें 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है रिवर्सिबल के लिए। फिर इरिवर्सिबल के लिए ही हमें सिस्टम का, सराउंडिंग का और यूनिवर्स का, तीनों। तो यही हम फॉलो करेंगे आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक और एडियाबैटिक, इन चारों के लिए। और हम अभी करेंगे इसको सारा का सारा। ये पता नहीं कितना समय और बचा है हमारे पास। अरे बाबू कोई बात नहीं, भी हमारे पास समय है, वी कैन डू दिस, यस वी कैन, ठीक है। तो अगर यही प्रोसेस की अगर हम बात करें, है ना, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, तो मैं यहाँ पर दोनों के लिए लिख रहा हूँ। पहला जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल है, और ये किसके लिए है, आइडियल गैस के लिए। ध्यान रखना, जो कुछ भी लिखवा रहा हूँ सब आइडियल गैस के लिए है, ठीक है। अच्छा, अभी मैं बोर्ड को 2 हिस्सों में बांट रहा हूँ। यहाँ पर हम रिवर्सिबल की बात करेंगे और इधर को हम बात करेंगे इरिवर्सिबल की, ठीक है जी, ठीक है। रिवर्सिबल में अगर हम देखें, स्टेट ए टू स्टेट बी, ठीक है जी, स्टेट ए टू स्टेट बी। अब देखो आइसोथर्मल है तो P1 तो टेम्परेचर होगा, V1 टेम्परेचर होगा, लेकिन V1 वॉल्यूम होगा, लेकिन टेम्परेचर T ही रहेगा, P2 V2 T, ठीक है। और यहाँ पर ये रिवर्सिबल तरीके से कर रहा है। तो पहले इधर का कर लेते हैं फिर उधर का करेंगे, ठीक है जी। तो उसमें लिखो सिंपल सी बात है, सीधे सीधे अगर हम फॉर्मूला डालें तो डेल्टा एस सिस्टम क्या है, इसका फॉर्मूला है NCV ln T2 अपॉन T1 प्लस NR ln V2 अपॉन V1। तो अगर तुम इसमें ध्यान से देखो कि T1, T2 और T1 दोनों इक्वल है, सिंस T2 इज इक्वल टू T1, देयरफॉर ये चीज़ है ln T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। देयरफॉर डेल्टा एस सिस्टम विल बी इक्वल टू NR ln V2 अपॉन V1। ये ध्यान रखना है भाई, ठीक है, पहली चीज़। अच्छा, अब बात करते हैं सराउंडिंग की, डेल्टा एस सराउंडिंग, ठीक है। डेल्टा एस सराउंडिंग क्या हो गया, माइनस क्यू सिस्टम अपॉन टी, ठीक है, क्यू सिस्टम अपॉन टी। तो अगर हम यहाँ पे इसके लिए भी कैलकुलेट करना चाहें, सॉरी डेल्टा डी क्यू, ठीक है जी। अगर हम इसमें देखना चाहें तो फ्रॉम FLO2 क्या है, DE इक्वल्स टू डी क्यू प्लस, देखो दोबारा हम कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो मैं दोबारा क्यों कैलकुलेट करा रहा हूँ, मैं इसको सराउंडिंग के एस्पेक्ट से करवा रहा हूँ। अभी आंसर वही आएगा, आंसर में जो यहाँ पे इतना है इसका जस्ट नेगेटिव आएगा, ठीक है। कैसे आएगा देखो, जो डी है इक्वल टू डी, तो यहाँ पे क्या आएगा, डी क्यू इज इक्वल टू डी ई माइनस डी डब्ल्यू, ठीक है। और अगर क्योंकि ये क्या है आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो ये डी ई इक्वल टू सिंस डी ई इज इक्वल टू 0, देयरफॉर डी क्यू इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू
और सॉरी Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। ठीक है, अब अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ Q सिस्टम अपॉन T माइनस। क्लियर है? अगर Q सिस्टम की बात की जाए इज इक्वल्स टू, ये लिख सकते हैं कि नहीं? अच्छा एक सेकंड रुको, जब ये ट्रू है तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि दैट Q सिस्टम इज इक्वल्स टू माइनस W सिस्टम, मतलब जो सिस्टम ने वर्क किया। और आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन कितना था? ln नहीं nRT ln V2 V1 अपॉन V2 इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, नहीं V2 अपॉन V1 अपॉन V2 था, राइट। ठीक है, तो हम इसको माइनस कर सकते हैं। एक सेकंड रुको, हम कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ? V2 अपॉन V1 ही आता है रे। नहीं, अरे यार, माइनस ऑफ V1 अपॉन V2 आता है। ठीक है, अगर V1 अपॉन V2 आता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसी वाले को अगर इधर डाल देते हैं, इसी वाले को हम इधर डाल देंगे। देयरफॉर डेल्टा S सराउंडिंग कितना होगा? इसको यहाँ डाल दो तो माइनस nRT ln V1 अपॉन V2 अपॉन T से T कट गया, यहाँ क्या आ गया? माइनस से माइनस कट गया, तो nR ln V1 अपॉन V2 आ रहा है, जबकि यहाँ पे V2 अपॉन V1 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस nR ln V2 अपॉन V1। ठीक है, तो तुम देखोगे जो डेल्टा S सिस्टम है वो डेल्टा S सराउंडिंग के एग्जैक्टली नेगेटिव है, उल्टा हो गया। ठीक है, दोनों का सम कितना होगा? 0। ठीक है, लिख लो इसको, डेल्टा S सराउंडिंग ये आ गया। और तो इसमें लिखो डेल्टा S यूनिवर्स जो है, चलो उसको मैं आगे यहीं लिखवा देते हैं यार। डेल्टा S यूनिवर्स इज इक्वल्स टू डेल्टा S सिस्टम प्लस डेल्टा S सराउंडिंग। तो अगर तुम दोनों को ऐड करोगे तो 0 आएगा, सीधे सीधे लिखवा रहा हूँ, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं। ठीक है, क्लियर होगी बात? ये ऐसा होता क्यों है वो लिखो, क्योंकि देखो अगर सिस्टम में अगर लाइक रिवर्सिबल अगर प्रोसेस में देखोगे तो जो इतना स्लोली हो रहा है कि बेसिकली देर इज़ एन इक्विलिब्रियम, क्वाजी स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं ना, देर इज़ एन इक्विलिब्रियम बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। और अगर इक्विलिब्रियम है तो जो सिस्टम का लॉस है मान लो या गेन है एंट्रोपी का, वही सराउंडिंग का गेन या लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लो, बिकॉज रिवर्सिबली because during reversible process system and surrounding are in equilibrium all along, because during a reversible process system and surrounding are in equilibrium all along, hence increase in entropy of system is equal to decrease in entropy of surrounding and vice versa. Increase in entropy of system will be equal to decrease in entropy of surrounding and vice versa. अगर इसमें इंक्रीज है तो इसमें डिक्रीज होगा, अगर इसमें डिक्रीज है तो इसमें इंक्रीज होगा, और इक्वल होगा मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है, अब हम इरिवर्सिबल की बात करते हैं। इरिवर्सिबल में कुछ नहीं है, इरिवर्सिबल में पहला पार्ट तो वही है भाई। देखो भाई, स्टेट ए की बात करो, स्टेट बी की बात करो, ये इरिवर्सिबल हो गया। ठीक है, P1 V1 T, P2 V2 T। ठीक है, तो गॉट इट? ठीक है जी। अब यहाँ पर रिवर्सिबली अगर तुम सीधे सीधे कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा S सिस्टम जो आएगा, क्योंकि कैलकुलेट करके देखोगे इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट, तो यही फॉर्मूला आएगा। तो मैं इसलिए इसको सीधे लिख रहा हूँ।
लेकिन यहाँ पर जो डेल्टा एस सराउंडिंग आएगा वो इसके नेगेटिव के इक्वल नहीं आता। यहाँ पर जो हमने कैलकुलेशन करी है, जो W है, W हमने पहले कैलकुलेट करके रखा था तो इतना था, आता था, इसलिए हमने यहाँ पे डाल दिया। लेकिन अगर तुम इरिवर्सिबल के केस में देखो तो ये फॉर्मूला यूज़ नहीं हो रहा था, P एक्सटर्नल इंटू V1 माइनस V2, सॉरी V2 माइनस V1 आ रहा था। ठीक है, तो लिखो इसमें डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस Q रिवर्सिबल अपॉन T, रिवर्सिबल नहीं सिस्टम लिख लो। ठीक है जी, ठीक है। भाई ये जो इसको अगर मैं यही फॉर्मूला यूज़ करूँ, चलो ठीक है, इसी तरीके से लिखो, फ्रॉम FLOT DQ इज इक्वल टू DE माइनस DW, तो DQ इज इक्वल टू माइनस DW विच मीन्स Q इज इक्वल टू माइनस W, देयरफॉर Q सिस्टम इज इक्वल टू माइनस W सिस्टम। और ये किसके लिए है? इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो जो सिस्टम का वर्क होगा इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वो आता है माइनस P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। ठीक है, ये इरिवर्सिबल के लिए है। गॉट इट? ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो डेल्टा एस सराउंडिंग जो होगा, डेल्टा एस सराउंडिंग, रुक जाओ, डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा एस सराउंडिंग माइनस ऑफ नहीं माइनस नहीं सॉरी, डेल्टा एस सराउंडिंग विल बी पॉजिटिव P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। ठीक है, तो डेल्टा एस यूनिवर्स क्या आ जाएगा? डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, ये आएगा NR V2 अपॉन V1 प्लस P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। ठीक है जी, एक सेकंड, हमने कोई मिस्टेक तो नहीं किया ना भाई? माइनस W इज इक्वल्स टू, ओके सॉरी, यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना करना भूल गया, ये नेगेटिव आएगा ना, क्योंकि Q सिस्टम जो है, Q सिस्टम इज कमिंग आउट टू बी, मैं माइनस से माइनस कट जाएगा ना, तो Q सिस्टम जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो माइनस ऑफ दिस, तो ये माइनस आएगा और यहाँ पर जो आएगा फाइनल माइनस आएगा। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? तो ये तुम्हारा Q यूनिवर्स हो गया। ठीक है, ये ज़रूर ध्यान देना है कि अगर इसमें ये देखें तो ये W रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, तो W इरिवर्सिबल है और ये जो है ये पॉजिटिव में, देखो कहाँ गया, W इरिवर्सिबल जो था वो इसके इक्वल था, और जो ये है ये W माइनस ऑफ W रिवर्सिबल है, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। तुम बोलोगे सर ये तो आपने गलत बता दिया, क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि अगर रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो एक्सपेंशन अगर होगा तो W रिवर्सिबल विल बी ग्रेटर देन W इरिवर्सिबल, और अगर कंप्रेशन हो रहा है तो W इरिवर्सिबल विल बी ग्रेटर देन दिस। तो ये मैंने मैग्नीट्यूड वाइज बोला था। ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखो तो एक्सपेंशन में वर्क नेगेटिव होता है, एक्सपेंशन में वर्क नेगेटिव होता है, तो ये इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज ज़्यादा होगी, तो इसका जैसे अगर मान लो रिवर्सिबल के केस में देख लेते, रिवर्सिबल नहीं सॉरी, एक्सपेंशन के केस में देख लेते हैं। एक्सपेंशन में ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो लेट्स से कि ये इरिवर्सिबल का 80 था, माइनस 80, इसका माइनस 100 है, तो माइनस 80 माइनस माइनस 100 मतलब 100 माइनस 80 मतलब 20, तो एक्सपेंशन के केस में भी पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा, और कंप्रेशन के केस में तो ये तो डेफिनेटली इससे कम होता ही है, ये पॉजिटिव 100 होता है मान लो, और ये 80 है, 100 माइनस 80 ये भी। तो दोनों केसेस में, चाहे वो एक्सपेंशन हो चाहे वो कंप्रेशन हो, दोनों के दोनों केसेस में ये जो डिफरेंस है हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो लिखो, as irreversible work of a gas is more than, as irreversible work of a gas is more than the reversible work of the gas। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम बात करेंगे एडियाबैटिक की। तो इसमें
क्योंकि मैं रिप्लिकेट कर सकता हूँ बहुत सारी चीज़ें, तो मैं थोड़ा थोड़ा चीज़ें रेप्लिकेट करूँगा। गॉट इट? बहुत सारी चीज़ें नहीं बनाऊँगा। ये एडियाबैटिक है, ठीक है। तो एडियाबैटिक वही दोनों केसेस, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल में अगर तुम ध्यान, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल कोई सा भी हो, अगर तुम सिंपली ध्यान से देखो तो एडियाबैटिक में Q क्या होता है? 0 होता है। अगर Q 0 हुआ तो डेल्टा एस भी तो 0 होगा। डेल्टा एस होता क्या है? अगर तुम देखो डेल्टा एस सराउंडिंग हो चाहे सिस्टम हो, Q अपॉन T होता है ना। अगर Q ही 0 है तो ये भी तो 0 होगा। इस वजह से हम इसको आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस भी बोलते हैं। आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। तो भाई एक तरीका तो ये है कि हम क्योंकि लॉजिक वाइज जानते हैं तो हम ऐसा लिख देंगे, लेकिन हम ये नहीं करेंगे, हम पूरा का पूरा कैलकुलेशन भी करेंगे। तो ऐसे लिखो, सिंस Q इज इक्वल टू 0 देयरफॉर डेल्टा एस ऑल्सो इक्वल टू 0। ये ध्यान रखना है, ये रिवर्सिबल के लिए ध्यान रखना। क्लियर है? डेल्टा एस विल बी 0, ठीक है। अब इसमें लिखो दोनों 0 होंगे, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों ही 0 होंगे रिवर्सिबल में, ठीक। तो लिख लो इसमें डेल्टा एस सॉरी अम्मा डेल्टा एस सिस्टम NCV ln T2 अपॉन T1 प्लस NR ln V2 अपॉन V1। यहाँ पर अगर हम इसके लिए देखें तो TV रेज टू गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है। देयरफॉर T1 अपॉन T2 विल बी इक्वल्स टू V2 अपॉन V1 T1 अपॉन V2 V2 अपॉन V1 रेज टू गामा माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर दूंगा, इसको रिप्लेस कर दूंगा। क्या आएगा यहाँ पे? डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू NCV ln V2 अपॉन V1। एक सेकेंड यार, कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? T1 V1 इक्वल टू T2 V2, T1 अपॉन T2 आ जाएगा, V2 अपॉन V1। तो ये उल्टा आएगा, ये V1 अपॉन V2 आएगा, क्योंकि यहाँ तो T2 अपॉन T1 है ना। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस लिख लेता हूँ, इसको V1 अपॉन V2 कर देता हूँ, और इसको क्योंकि ये पावर है तो उसको बाहर भी ले आते हैं। NCV हो गया, और ये क्या जाएगा? गामा माइनस 1 ln V2 अपॉन V1 प्लस NR ln V2 अपॉन V1, ठीक है जी। तो अगर देखें हम तो यहाँ पर रुक जाओ, N ln V2 अपॉन V1 जो है वो बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? CV। अच्छा, गामा क्या होता है? CP अपॉन CV माइनस 1। हालांकि मैं फॉर्मूला तुमको ऑलरेडी करा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि CV इंटू गामा माइनस 1 जो होगा वो R के इक्वल आएगा। मैं बताऊँगा कैसे आएगा। ये आ गया, माइनस होएगा इसमें CV इंटू ये प्लस R, ठीक है। तो क्या है? CP अपॉन CV। अगर मैं इसका वो ले लूँ तो क्या आएगा? CV से CV कट जाएगा, ये माइनस क्या आएगा? CP माइनस CV प्लस R। तो CP माइनस CV क्या होता है? R होता है, माइनस R प्लस R, ये 0 हो गया। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये 0 के इक्वल आएगा, है ना। तो डेल्टा एस सराउंडिंग जो आएगा तुम्हारा, सॉरी डेल्टा एस सिस्टम जो आएगा वो तुम्हारा इक्वल टू 0 आएगा। सेम है, अगर तुम डेल्टा एस सराउंडिंग की बात करो तो डेल्टा एस सराउंडिंग क्या आता है? डेल्टा एस सराउंडिंग जो होगा वो आएगा माइनस Q सिस्टम अपॉन T। अब Q सिस्टम तो 0 है ना, तो 0 बाई T इक्वल्स टू 0। तो अगर तुम देखो तो डेल्टा एस यूनिवर्स जो है दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा एस सराउंड सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 प्लस 0 है ना। ठीक है, ये क्लियर रहेगा। ये ध्यान रखना कि किसी भी एडियाबैटिक
रिवर्सिबल प्रोसेस में दोनों के दोनों की वैल्यू ज़ीरो होती है और टोटल वैल्यू भी ज़ीरो होती है। मतलब आइसोथर्मल में तो क्या था, एक अगर x था तो दूसरा माइनस x था, मतलब दोनों की वैल्यू साइन वाइज ऑपोजिट थी, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल थी। यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड भी ज़ीरो ही है, ठीक है। इरिवर्सिबल के लिए लिख लो। अगर इरिवर्सिबल में ये होगा तो ये ध्यान रखना है कि इरिवर्सिबल में क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में ये जो स्टेट है, स्टेट ए और स्टेट बी, यहाँ पे स्टेट है स्टेट बी रिवर्सिबल, यहाँ पे स्टेट है ए या स्टेट बी इरिवर्सिबल, तो कभी भी ये दोनों स्टेट्स कॉमन नहीं हो सकती रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ एडियाबैटिक के केस में, ठीक है। तो लिखो फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस, फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस, फॉर एन एडियाबैटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस, ऐसे लिखो। फॉर एन एडियाबैटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस it is not possible to reach, it is not possible to reach the same state B, the same state B which was reached by, same state B which was reached by reversible adiabatic process, reversible adiabatic। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, NCV ln T2 अपॉन T1 प्लस NR ln V2 अपॉन V1, ठीक है। तो ये हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, ये हमें कभी भी लेस देन ज़ीरो नहीं होगा। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इरिवर्सिबल के लिए इसको किसी और स्टेट में पहुँचना पड़ेगा ना, हाँ है ना, इसे किसी और स्टेट पे पहुँचना पड़ेगा। अगर सेम स्टेट में पहुँच सकता तो इसका डेल्टा एस सिस्टम ज़ीरो होता, लेकिन सेम स्टेट में नहीं पहुँच रहा है, किसी और स्टेट में पहुँचेगा, है ना। तो ये हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, ठीक है। और जो T2 इरिवर्सिबल है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि T2 इरिवर्सिबल जो है वो T2 रिवर्सिबल से ज़्यादा है। ये कल भी मैंने बताया था, ठीक है। T2 इरिवर्सिबल इज ग्रेटर देन। अच्छा, अगर हम डेल्टा एस सराउंडिंग की बात करें तो यहाँ पे माइनस क्यू सिस्टम अपॉन टी आ रहा है, ठीक है। और क्योंकि ये ज़ीरो है तो ज़ीरो अपॉन टी, दिस इज़ ज़ीरो। देयरफॉर अगर हम डेल्टा एस यूनिवर्स की बात करें तो क्या आएगा, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, दिस विल, दोनों के दोनों का इक्वल कितना आएगा, एक सेकेंड, यही बस इतना ही आएगा, ये तो ज़ीरो है ऑलरेडी। NCV ln T2 अपॉन T1 प्लस NR ln V2 डैश मान लो इनफैक्ट इसको ना, क्योंकि T1 T2 तो सेम हो सकते हैं। एक सेकेंड रुको, हाँ ये अलग ही उसमें आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। फॉर लिखो इसमें, फॉर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, फॉर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन द डिक्रीज इन टेम्परेचर विल, ये क्यों होगा ऐसा, यही तो बता रहा हूँ। देखो भाई, ये जो डेल्टा एस है ये Q के इक्वल है ना, Q/T के, या इंटीग्रेशन ऑफ Q/T। अगर हम अगर हम एडियाबैटिक प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें तो उसमें Q तो ज़ीरो है ना, जो तुम्हारा कैसे बताएं, क्योंकि Q ज़ीरो है तो फिर तुम कहोगे ये भी ज़ीरो है। यूँ समझ लो, जो वर्क डन होता है तुम्हारा इरिवर्सिबल वाला वो रिवर्सिबल वाले से कम रहेगा, ठीक है। तो इसलिए उसका जो टेम्परेचर का डिक्रीज़ है, भाई यूँ समझो, अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूँ, रेड वाले से हम इसको करते हैं। अगर हम देखें Q इक्वल्स टू ज़ीरो है, देयरफॉर डेल्टा E इज इक्वल्स टू W, तो जिसका W डिक्रीज़ ज़्यादा होगा उसका डेल्टा H, मतलब W डिक्रीज़ करेगा, डेल्टा E भी डिक्रीज़ करेगा, मतलब E भी डिक्रीज़ करेगा। तो जिसका W क्या बोलते हैं उसको, डिक्रीज़ इन W इज़ मोर, उसका डिक्रीज़ इन E इज़ मोर एंड डिक्रीज़ इन T इज़ मोर। जिसका W ज़्यादा डिक्रीज़ करेगा उसका E भी ज़्यादा डिक्रीज़ करेगा, उसका T भी ज़्यादा डिक्रीज़ करेगा। तो अगर हम इरिवर्सिबल की बात करें तो इरिवर्सिबल में वर्क जो है वो रिवर्सिबल से कम रहेगा, है ना। डिक्रीज़ इन वर्क, या जो वर्क डन ऑन द सिस्टम है, नहीं सॉरी, वर्क डन बाय द सिस्टम,
तो उसकी वैल्यू जो है W की वैल्यू वो इरिवर्सिबल के लिए कम रहेगी, तो उसका E की जो कमी होगी वो इरिवर्सिबल में भी कम होगा, और उसका जो T में डिक्रीज होगा वो भी इरिवर्सिबल में कम होगा, इसलिए T2 ग्रेटर देन होगा, T2 इरिवर्सिबल विल बी ग्रेटर देन T2 रिवर्सिबल। तो उसको लिखो, फॉर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन द डिक्रीज इन टेम्परेचर विल बी lesser as work done is lesser। सिंपल है, इरिवर्सिबल में वर्क डन लेसर है, ठीक है। हेंस डिक्रीज इन एंट्रोपी, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है तो जो Q/T, T क्या है, डिनोमिनेटर में है ना, तो T अगर डिनोमिनेटर में है तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या होगी, लेस देन। इसके लिए Q 0 नहीं होगा, Q रिवर्सिबल 0 होता है ना। तो लिखो इसको, Q रिवर्स, कुछ कंफ्यूज हो रहा है, नहीं Q तो 0 होगा, सॉरी Q 0 होगा इरिवर्सिबल के लिए, लेकिन डेल्टा E या W जो है उनके बेसिस पे हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। लिखो, ड्यू टू फॉल इन टेम्परेचर, हेंस डिक्रीज इन एंट्रोपी ड्यू टू फॉल इन टेम्परेचर विल बी लेसर इन केस ऑफ इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, will be lesser in case of irreversible expansion, hence net entropy would increase, therefore since work is less for irreversible, delta E is less। वो जो मैंने यहाँ पे लिखा वही चीज़ लिख लो, 1/11 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। आइसोबारिक और आइसोकोरिक ये दोनों भी कंप्लीट कर देते हैं, छोटे छोटे से हैं, जल्दी जल्दी, या क्या करें, चलो ठीक है ऐसा करते हैं, यहीं तक करते हैं, ठीक है। आइसोबारिक आइसोकोरिक छोटे छोटे से हैं, वो कल मैं देख लूँगा, और साथ में हमारा जो गिब्स फ्री एनर्जी और उस चीज़ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हम कल देखते हैं, ठीक है। चलो फिर, ओके, बाय बाय, टेक केयर।